राधे राधे। राधे राधे आराध्या। आज शुरू हाँ करते हैं। पीडीएफ कहाँ गई वो? फाइल पिन में कर रखा है फाइल सेक्शन में देखो, वहां पर मिल जाएगी आराम से। सर, वही दो- करूंगी। 2016 का है। हाँ सर, मिल गई। ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है ये शब्दावली। कहाँ कहाँ पे है गायत्री? संगम काल। रुको, मैं भेजती हूँ। तुम पिन वाला उसमें से ले लो ना, फाइल में जाके। पिन नहीं है। फाइल में ढूंढ रही हूँ मैं। रुको रुको, भेजती हूँ मैं। ये तीसरे नंबर पे ही है फाइल में। सर वाले ऊपर। ग्रुप में देखना है। हाँ ठीक है, मिल गई। ठीक है, ये पट्टी ये ना 2015 वाला। 16 16 16। अरे भैया, तुम कितने स्पीड से चल रहे हो, राम राम से चल लो। चोल साम्राज्य की शब्दावलियां है। हरिपत्ती, तनियूर, घटिका। हाँ सर, लेकिन ये याद नहीं होती है। याद हो तो तुरंत भूल हो जाती है। इसका जब आपने हाँ एरी का मतलब निकालोगे ना, तो जलाशय निकल के आएगा। एरी पत्ती मतलब जलाशय के लिए भूमि। इसका मतलब अच्छा निकालो आराम से, निकल के मतलब निकालो, जाके गूगल में सर्च करो एरी पत्ती मीन्स। तो ये शब्दावलियां ठीक याद है। रहती हैं। सिर्फ फारसी शब्दावलियां हैं तो उनका मतलब निकालोगे, काम बन जाएगा। इसी से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ मतलब। जी सर।
वीक। इसमें चौथे क्वेश्चन में एक चीज और देख लेना, मतलब जेम्स प्रिंसेप तो बता दिया कि अशोक के जो राज्यादेश थे उसको किसने पढ़ा सर्वप्रथम, तो जेम्स प्रिंसेप था। लेकिन इसको खोजा सर्वप्रथम पादरेटी पैंथेला, उसने पेंथेलर, हाँ खोजा था सर। सर्वप्रथम। कर सकता हूँ। और ये और- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
सर आप कौन से नंबर पे हो? 18। अरे कितने पेज चल रहे सर आज आप? आराध्या तुम कौन से क्वेश्चन पे हो? 5 नंबर पे। 5? हाँ, तुम कौन से पे पहुंच गई? मैं तो अभी 13 नंबर कर रही हूँ सर, तो 18 पे थे, अब तो और आगे चले हूँ। ओके मैम। Constitutional reform. Yes, स्टेप ऑफ जो स्टेप आउट क्रिप्स है उसको हमेशा याद रखना कि एक सदस्यीय आयोग था ये। ठीक जो है सर। 1942 वाला था, दिल्ली आया था जब, तो नंबर था उसका। ठीक है सर। बंगाल विभाजन के टाइम पे हुआ था ना? क्या बंगाल विभाजन? स्वदेशी और बहिष्कार। हाँ, कानून दिवांग को कानून दिवांग को याद सिया धोली
इसमें ये है ना 2016 क्वेश्चन। हेलो, क्या कह रही हो आराध्या? मैं बोल रही हूँ 16 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें ये हाँ भी है कि कौन कौन सी नदियाँ मतलब जोड़ने का चल रहा है, प्रोजेक्ट जो चल रहा हाँ, तो ये तो बड़े आ ही भैया सकता है आगे, अभी। बड़े भैया आ गए। है, कृष्णा गोदावरी। भैया आ गए। चला भैया को गया, चला गया। भैया थोड़ी देर में आएंगे अटेंडेंस लगाने फिर से। बड़े भैया आए। आके फिर धुआं धुआं करके चले जाएंगे। इस बार वो एग्जाम सीधा फाइनल होगा उनका। अच्छी रणनीति। ये है ना कि ये सारी जो नदियां हैं, सब सभी से क्वेश्चन आया है, तो हम्म। रिवाइज कर लो फिर से। हम्म। गोदावरी सबसे बड़ी है, चौदह हाँ सौ हाँ पैंतीस सर। किलोमीटर त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में लेफ्ट राइट इंद्रावती, वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्रवरा, मंजरा, मनेर, मूसी नहीं, बस इतना ही। गोदावरी हाँ। की हो गई। और प्राणहिता, प्राणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ठीक। साउथ से जो नदियां मिल रही हैं वो है मंजरा, मनेर। तो मंजरा साउथ से मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी है। और प्राणहिता लेफ्ट से ही मिलती है, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ी सहायक नदी है प्राणहिता गोदावरी की। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। फिर आती है कृष्णा, 1400 किलोमीटर प्लस के आसपास है, लेकिन लगभग लिया जाता है 10-15 किलोमीटर यहाँ वहां हो सकता है। तो कृष्णा है 1400 किलोमीटर। निकलती कहाँ से? महाबलेश्वर, बालेश्वर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। हाँ। इसकी सहायक नदियों में भीमा, कृष्णा, कोयना, वर्धा। मूसी, पंच, दूध गंगा। हाँ सर, दूध गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा। पेन गंगा वेन गंगा नहीं है फिर तू। पेन और गंगा वेन गंगा गोदावरी की है। इंद्रावती गोदावरी की है। प्रवरा गोदावरी की है। प्राणहिता गोदावरी की है। मंजरा गोदावरी की है। मनेर गोदावरी की है। कृष्णा की दूध गंगा है। ठीक है सर। कृष्णा है, उसके साथ भीम है, भीमा, मूसी। कोनार है, कौन सी दूध सर? गंगा है, मूसी है। ये कृष्णा की सहायक नदी है। 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी हाँ। है। तीसरे नंबर पे आती है नर्मदा, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर इसकी रेंज है। निकलती कहाँ से? अमरकंटक के जस्ट वेस्ट से। और इसमें इस साल क्वेश्चन आया था ना नर्मदा से, यूपीएससी में हाँ। पूछा था ना कि हम्म। जबलपुर में जो भेड़ाघाट लम्हेटा, अभी जियोग्राफिकल प्लेस को यूनेस्को दर्जा ऐसे कुछ दिया गया था भेड़ाघाट लम्हेटा को। हाँ सर। तो जबलपुर जो है एमपी के जस्ट ईस्ट में है। और मालवा पूछा था तो डेफिनेटली मैचिंग का क्वेश्चन था, वो गलत हो जाता है, क्योंकि जबलपुर एमपी के ईस्ट में है और मालवा एमपी के जस्ट वेस्ट नॉर्थ में है। हम्म। तो नर्मदा के बाद आएगी कौन सी वाली? और नर्मदा में काफी डैम है। हाँ। नर्मदा में डैम बनाए बनाए गए हैं। उन सरदार। डैमों में कौन कौन से हैं? मतलब सरदार सरोवर डैम है, उसमें वो 3 स्टेट है, एमपी, गुजरात, राजस्थान की थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है, महाराष्ट्र भी है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा लेता है गुजरात, सबसे ज्यादा लॉस होता है एमपी को। हाँ, ठीक है सर। और 13-12 किलोमीटर इसका हो गया। फिर आती है महानदी, 900 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। ये अमरकंटक के जस्ट साउथ से छत्तीसगढ़ में सिंघावा एक जगह है, वहां से निकलती है महानदी।
और महानदी की सहायक नदियों में है शंख, तेल, ईव, शिवनाथ, हसदो। और अभी हसदो जंगल चर्चा में है, क्योंकि हसदो जो जंगल है उसको सरकार के द्वारा खनन क्षेत्र के लिए काटा जा रहा है। तो वहां के जो लोग हैं वो उस जंगल को बचाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। न्यूज में काफी चर्चा में रहा। हाँ और सर। पूरा हंसदेव जंगल इन्होंने साफ कर दिया है। फिर यहाँ पेड़ लगा रहे हैं, 25 करोड़ पेड़ लगाए, वहां स्वाहा कर रहे हैं। हम्म, और इको सेंसिटिव जोन है वो, लेकिन कोई मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं, खोदो। अभी मतलब ऐसा है ना कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म लॉस करते हैं। अभी शॉर्ट टर्म है कि खनन कर लेंगे, ठीक है भैया, बाद में जो लॉस होगा उसको फिर वित्त पोषण करेंगे, हम पेड़ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो आपदाएं आएंगी, वहां पर बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा, उसको भविष्य में हमें फिर से भरना पड़ेगा। तो वो दुगना लॉस जाएगा जितना आप खनन से प्रॉफिट प्राप्त करेंगे। और खनन से आम जनता को कोई प्रॉफिट होता नहीं, वो उद्योगपतियों को मिलता है। हाँ सर। कि नदियों से बालू खनन किया जाता है, वहां के लोकल को कोई प्रॉफिट नहीं है। हम्म, लोकल को लॉस ही जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र का जितना भी वाटर लेवल है वो नीचे ही जाता है। जितनी बालू निकलेगी नदी से उतना वाटर लेवल नीचे जाएगा। नल आपके जो हैंड पंप है वो 10-20 साल बाद काम नहीं करेंगे। और हमारे नल भी काम नहीं कर रहे, बंद हो गया था बेतवा नदी से इतना खनन, क्यों बालू 2 जगह से निकल रही है। मैं बेतवा केन में ही बालू मिलती है, रेड वाली। हम्म, गोदावरी हो गई, कृष्णा हम्म, हो, नर्मदा, महानदी, बीपी है, केटी। कावेरी है, 850 किलोमीटर की रेंज है इसकी। ये निकलती कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक से। और इसकी सहायक नदियां डेफिनेटली देखनी है, और ये इसके बारे में पूछते हैं। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, मतलब। और इसको दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी को। सर। और दक्षिण भारत की अन्य टोकरी कावेरी बेसिन को ही बोला जाता है, मतलब। ठीक और है। लेफ्ट राइट देख लीजिए, मतलब कावेरी की लेफ्ट साइड में सिमसा, अर्कावती, हैरंगी, हेमावती, ये 4 नदियां हैं जो लेफ्ट से मिलती हैं। बाकी जो नदियां हैं राइट साइड से मिलेंगी, साउथ से, मतलब। ठीक है सर। सिमसा, अर्कावती, हेमावती, हैरंगी, ये 4 नदियां नॉर्थ से मिलती हैं, मतलब लेफ्ट साइड से। बाकी साउथ से। लक्ष्मण तीर्थ है, वो आपकी साउथ से मिलेगी। अब काबनी साउथ से मिलेगी, नोयल साउथ से मिलेगी। और इस पर एक जलप्रपात है, शिव समुद्रम। हाँ सर, शिव समुद्र में। श्रीरंगपट्टम एक नगर है, टीपू सुल्तान वाला, इसी नदी के किनारे है। और इसके बाद आती है ताप्ती, 750 किलोमीटर की रेंज है इसकी। ताप्ती निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। बैतूल और स्टेट। नर्मदा, और एक क्वेश्चन और बनता है, नर्मदा और ताप्ती से इनके मुहानों के नाम पूछ देते हैं। ये खंबात की खाड़ी में तो गिरती हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो पर्टिकुलर मुहाना है जहाँ ये गिरती हैं उसका नाम है खालिया बेट। नर्मदा। नर्मदा के मुहाने को खादिया बेट बोलते हैं, और ताप्ती के मुहाने को आलिया बेट। अच्छा, खालिया बेट आगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है और सर। तुंगभद्रा नदी पे कौन सा विजयनगर शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी पर डैम बनाया था? सर देवराय था ना, देवराय द्वितीय। हाँ, देव बैतूल। देवराय प्रथम था शायद, चेक करो। प्रथम। देवराय प्रथम था, ठीक। देवराय प्रथम देवराय होगा। प्रथम 1406 से 1422 तक काल होता है। जो बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी से हार जाता है, फिर वो अपनी बेटी से शादी कर देता है। देवराज तुंगभद्रा। मुझे भी याद है। देवराय प्रथम चेक करो, याद नहीं, कंफ्यूजन मत रखो। बताओ गायत्री, चेक हाँ करके। बता रहे।
देख लो, ये आ गया सहायक नदियों वाला क्वेश्चन। परसों मैथ में दिया था ब्रह्मपुत्र वाला। देवरा प्रथम था सर 1406 से हाँ, 1412 तक। हाँ, ये 22 22 तक था ये। हाँ, 22 तक। 22 तक तो था। इसके समकालीन शासक था फिरोज शाह बहमनी, और इससे ये हार जाता है। एक बार देवराय हरा देता है, और फिर दूसरी बार में बहमनी, फिरोज शाह बहमनी, मतलब वो 80-90 साल का था, वो इसे हरा देता है। और हराने के उपलक्ष्य में ये अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह बहमनी से कर देता है। फिर भी इन दोनों के मध्य मैत्री संबंध नहीं होते हैं, तो देवराय फिर से आक्रमण करता है और उसे हरा देता है। बेटी से शादी कर दी उसके बाद भी ऐसी हालत? बिल्कुल, राजा के लिए बेटियां से तो एक व्यापार होती थी, और कुछ लेना देना नहीं था कि हम हार गए तो बेटी दे दो, मान जाएगा। बढ़िया है, इस टाइम राजा नहीं। अरे पहले ऐसा माना जाता, मैं अपनी बेटी की शादी की है तो संबंध थोड़ा ठीक रहेंगे। हाँ सर। और यहाँ ये देख लेना, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी सुगाश्री है। सुबान से भी ठीक है सर। और जो कि राइट साइड से मिलती है। ये डिसाइड कैसे करोगे कि इस नदी में कौन सी नदियां राइट से मिल रही हैं, कौन से लेफ्ट से मिल रही हैं? जो हमारा जिसका लेफ्ट, वही नदी का नहीं, लेफ्ट। नदी हमारा नहीं, जिस दिशा में नदी चलती से है उस डिसाइड दिशा में करोगे। चलने लगो। नदी जिस साइड बह रही है ना, उसी साइड आप खड़े हो हम्म। जाओ, और फिर तय करो। हम्म। जहाँ पे नदी का मुहाना उस साइड, हाँ सर वो हमें आता है। सब ठीक है। रेड सैंडर्स, इसके बारे में ये बताओ भी है, सर। आंध्रा पट्टी वाला चंदन का वृक्ष बहुत महंगा होता है। फिर सर इसमें वो नहीं होती, सुगंध नहीं होती? पुष्पा मूवी देखी है? हाँ जी सर। इसी का व्यापार करता था वो। फिर सर उस पे तो सांप रहते हैं, तो इसमें मतलब बहुत महक होती है अरे चंदन भाई, में। उसी टाइप का वृक्ष होता है जी, लाल चंदन बोलते हैं इसको। हिंदी में चेक करो जाके। हाँ सर, वैज्ञानिक नाम इसका है। जो सफेद होता है ना, पीरा पीरा, हाँ। वो चंदन नहीं होता, वो मट्टी होती है पेड़ के नीचे की। फिर सर उसमें महक कैसे आती है? पता नहीं कहाँ से, वो तो सर तुम्हें लाल जान। चंदन, लाल चंदन यूपीएससी का फेवरेट है, इस बार भी ऑप्शन में दे रखा था। और ये मेनली शेषाचलम में ही पाया जाता है। जैसे एंडेमिक पूछता है ना कहाँ का है, तो पूर्वी घाट में शेषाचलम आपको के। देखने को मिलेगा, पूर्वी हम्म। घाट में, आंध्र पिछली बार प्रदेश का। इसने ऑप्शन में क्या बना के दिया था कि पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी के मध्य, मतलब जहाँ ये मिलते हैं ना, वहां पे ये होता है लाल चंदन, जबकि वो गलत था। सिर्फ पूर्वी घाटी में ही वाले एरिया में आता है ये। अब देखो, ऐसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का हिस्सा बना दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। कटीले पर्णपाती, वैसे भी ये पर्णपाती वन में पाया जाता है। ये क्या एक्सप्लेन में दिया तो है, रेड हाँ सैंडर्स को लाल चंदन भी बोलते हैं। हाँ, ये तो दे रखा है सर, पढ़ लिया। ये इसमें सुगंध नहीं होती फिर वो।
हाँ सर, ये मैंने पढ़ा था, तभी तो मैंने पूछा कि इसमें सुगंध नहीं होती, तभी तो सांप नहीं आता, अदरवाइज सांप आते हैं चंदन के पास। और सुगंध नहीं आती इस वजह से तो और इसकी तस्करी होती है, वो छुपा के रख देते पानी के अंदर, सालों साल रहता है, खराब भी नहीं होता है। चंदन विष व्यापक नहीं, लिखते रहते जंग। ये नीम लेपित यूरिया, ये बढ़िया। सर अब इसी की जगह वो आ गया है ना, गोल्ड, वो सल्फर, सल्फर का, अरे अभी आ पढ़ा गया था है, आ गया। उसको, गोल्ड क्या कह रहे, गोल्ड यूरिया, पता नहीं, सल्फर कोटेड आया है कुछ ऐसे करके। ये है सीधा कि इस यूरिया का प्रयोग करोगे तो महीन काढ़ होते ज्यादा रीजन में जाएगा, और नीम लेपित करने से घुलने की दर इसकी कम हो जाती है और ज्यादा फायदा करती है। खर्चा बढ़ता है किसान का, और भूमि को भी नुकसान कम करती है, एक तो करती ही नहीं। और इसका ये मेन लंबे समय मिनरल्स तक, धीरे धीरे जाते हैं जमीन के अंदर, तो लंबे एकदम से समय तक बह नहीं पौधे को जाएगा। जल मिलते रहते हैं। रिस रिस के जाता है। इसको 20वां क्वेश्चन है जो जिला खनिज प्रतिष्ठान, इसको नोट डाउन करो। ज्योग्राफी वाले टॉपिक में करना या इकोनॉमी वाले? उद्देश्य के लिए पूछा गया है। वही है कि जिला खनिज प्रतिष्ठान शब्द का मतलब ये है कि जिले से संबंधित जितने भी खनिज हैं उनके लिए होगा, ताकि हम्म खनिज का उपयोग जिले के बेहतरी के लिए काम करेगा। ये उसी टाइप का होगा और उसी टाइप का ऑप्शन होगा टिक हाँ मार्क। सर, इसमें यही है, खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। ये है 21वां क्वेश्चन। सेल गैस के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है जब हम मीथेन हाइड्रेटेड हाँ सर, आया गैस था के बारे में चर्चा कर रहे थे। और 2013 में। सेल गैस के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि ग्वार, गोंद, इसके निष्कर्षण के लिए जरूरी होता है। इसलिए जो गोंद उत्पादन है वो 80 से 90% इंडिया ही करता है। इसलिए जो ग्वार ग्वार की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है दम से, क्योंकि गोंद उसी से बनता है। और इसलिए PYQ तभी काम करते हैं जब आप जो एक्सप्लेन में दिया है या ऑप्शन में दिया है उन चीजों पे भी डिस्कस करो, तभी काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप वही पढ़ के चले गए सेम टू सेम, तो कहीं से काम नहीं करने वाले। डिक्टो क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी। ये है इसके सर कैलिब्रेशन। छह छह क्षेत्र हैं जहाँ पे पाया जाता है ना सेल गैस बनना। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इनमें तो लगा दिया करो बस सेल गैस। हाँ ठीक है सर। कैम्बिक
खंबा 6 एरिया ही है अब हमारा देखिए इधर में जहाँ पे है। पूरा गोंडवाना लैंड ले लिया, गंगा बेसिन ले लिया इन्होंने, मुख्यतः यूपी। नॉर्थ हम्म। ईस्ट ले लिया, कैम्बे गुजरात ले लिया, पश्चिम नागपुर का पठार ले लिया, गोदावरी कृष्णा बेसिन कावेरी, बचा क्या? नॉर्थ बचा, हिमालय, हिमालय रेंज भर बची है, बाकी पूरा ले लिया है उन्होंने। गंगा बेसिन ले लिया, नॉर्थ ईस्ट का असम अराकान बेसिन ले लिया, कैम्बे बेसिन ले लिया, दामोदर नागपुर घाटी वाला रीजन है जी, पश्चिम बंगाल। कृष्णा गोदावरी बेसिन ले लिया, कावेरी बेसिन ले लिया। और इसकी एक खासियत क्या है, ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस को मिला है। ये होता है क्या ना कि एक कहें। इकोनॉमी में एक रूल होता है कि अर्थ शक्ति आगे चल के राजनीतिक शक्ति का रूप धारण कर लेती है। अब वो यहाँ दिख रहा है। वो पूरा दिख रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका 25% टैरिफ बढ़ा दिया, सब देख रहे हैं, न्यायालय देख रहा है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाया था, MRTP एक्ट बनाया था 1969, फिर 2003 में कंपटीशन एक्ट बनाया प्रतिस्पर्धी। कुछ काम नहीं कंपटीशन करेगा, कमीशन ऑफ न्यायालय देख इंडिया, रहा है, सही बात है। न्यायालय देख रहा है, सरकार देख रही है, NGO देख रहे हैं, जितने भी हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कट तो आम आदमी की जेब रही है। कोई भी इतनी ज्यादा महंगाई होगी कि एकदम से आपने 25% टैरिफ बढ़ा दिया, कोई कुछ नहीं कह सकता। पहले आपने लोगों को फ्री दिया, जितने आपके कॉम्पिटिटर थे सबको आपने नि, निकाल के बाहर कर दिए। अब एकाधिकार में दोनों कंपनियां मिलकर टैरिफ बढ़ा मोनोपोली देती, चल रहा है, सही बात है। आप जाएंगे कहाँ? या तो एयरटेल अलग है। हाँ, एयरटेल भी एयरटेल में जाइए महान और ये भी या महान। यहाँ जाइए, और कुछ बचा नहीं है। और BSNL को आपने पहले से तोड़वा दिया, BSNL के जितने टावर थे आपने रिलायंस को दे दिए। वो 153 1 GB दे तो रहे हैं, लेकिन चल रहा नहीं उनका। ना सरकार ऐसी पहल कर रही कि भैया हमें BSNL के लिए कुछ करना है, कभी कुछ नहीं करेगी। क्योंकि BSNL को बढ़ावा दिया जाएगा तो रिलायंस चलेगी कहाँ से? क्योंकि रिलायंस तो उनका चंदाखोर है। जो BSNL सैटेलाइट में नेटवर्क भेज सकती है, आपके गांव में नहीं भेज सकती। इन्होंने तो कब भेज एकदम सकती? उसका मार्केट ही खत्म कर दिया BSNL का। तो वही तो, सरकारी स्कूल कभी अच्छे नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अच्छे किए गए तो प्राइवेट स्कूल चौपट। दिल्ली में 4-5 स्कूल बेहतर करने से दिल्ली के सब स्कूल बेहतर नहीं हो जाते। रोल मॉडल, रोल मॉडल, वो बस दिखाने के लिए रोल मॉडल है, बाकी सब वैसे की वैसी हालत है। सब एक से बढ़ के एक नेता चोर हैं सब। सब एक अंधेर ही में भी चौपट चोर राजा है। मौसेरे भाई भाई सारे। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अंतर्देशीय नौवहन सुविधा। देखो ये आगे 3-4 इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक सफर है, और एक नैस्डैक है, ऐसे कुछ है। इन तीनों की स्लाइड अपलोड कर आपने दीजिए, भेज रखी है, हाँ। क्योंकि तीनों के बारे में पूछा जाता है। ये दोबारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले एयर हमसे पूछा क्वालिटी गया था इंडेक्स। NAS के बारे में, उसके हम्म।
उसके कंपोनेंट पूछे गए थे कौन कौन सी गैस। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स का पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है लेंगे, ले लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, 8, 2, 3, 4। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा। नाइट्रोजन को ले रहे हैं। खुर्द कुर्द इसको खुर्द स्क्रीनशॉट। रोहिंग्या तो मधेशी मधेशी से खुर्द बांग्लादेशी नहीं है। खुर्द यहाँ किर्गिस्तान में एरिया वाले हैं। कुर्दिस्तान, इधर ईस्ट पे किर्गिस्तान, ईरान, टर्की, कुर्दिस्तान, ईरान, टर्की, इर्गिस्तान, सीरिया के हाँ बीच का रीजन है ये। कुर्दिस्तान। कुर्द लोग तुर्की तुर्की सीरिया साइड है। हाँ इराक इराक इराक, उत्तरी सीरिया, इराक में भी तुर्की। मिलता है, मतलब बड़ा रीजन है ये, अलग से देश की मांग कर रहे हैं कुर्दिस्तान नाम का। सर ये ना कई बार पूछा गया है कुर्द करके, इसमें मिल जाएगा और भी आगे है। मधेसी, नेपाल मध्य में आता है इसलिए उनका नाम मधेसी रख दिया है। राष्ट्रपति ने भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि के लिए एक संकल्प लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। कम से कम 2/3 से राष्ट्रहित में भारत, राष्ट्रहित में भारत की संसद। राज्य सूची का तो यही है ना, इसका तो यही आएगा ना, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। कि अगर लोकसभा का तो हाँ राज्य सूची है तो इसमें लोकसभा का तो क्या बोलते हैं, राज्य सूची 249 अनुच्छेद। ये कौन सा आर्टिकल है? 253। 49 ना सर, 249। हाँ हाँ, मतलब ठीक है। वो 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए। ये 249 है। 248 में आप अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है जो केंद्र को दी गई है कनाडा की तरह, जबकि अमेरिका के संविधान में राज्यों को दी गई है। हाँ सर। राज्यसभा को ही क्यों ये शक्तियां दी गई हैं 249 के तहत, लोकसभा को क्यों नहीं? राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। राज्यों के हितों की बात राज्यसभा रखेगी और लोगों के हितों की बात लोकसभा। लोकसभा। फिर इसमें आएगा नेक्स्ट, ये आ गया बिल वाला क्वेश्चन जो आपकी बात। हाँ क्यों पीवाईक्यू ना देखा होगा? मैंने बोला ना पीवाईक्यू से क्वेश्चन आता है। हाँ, मुझे परेशान करता है इस वाले में। लोकसभा में लंबित को उसके 17वां पर व्यापक लैप्स। 17वां में लैप्स नहीं होता, फिर वो 17वां मतलब एक साल में 3 सत्र होते हैं, तो एक सत्र का खत्म हो जाना, अगले सत्र में उस पर बहस की जा सकती है। 17वां में कोई लैप्स नहीं। सरकार जब विघटित होती है तब लैप्स होगा। लोकसभा जब विघटित होगी तब लैप्स होगा। दूसरा गलत है। और अब हमारी कौन सी लोकसभा है? 18वीं। 18वीं। और 17वां कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? ये 85। नहीं याद है।
85। इसमें से दे रखे हैं 5 वो दे रखे हैं जिनमें कि ये होता है। अरे भैया मैं बता रहा हूँ, लोकसभा के जितने भी वो काम करेगी, अगर वो राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचे, और 17 राष्ट्रपति को अवसान अनुमति नहीं नहीं हुआ। दी, वो लैप्स हो जाएंगे। लेकिन और सर 17 अवसान, हाँ। राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा के नहीं होते, क्योंकि राज्यसभा थोड़ी विकसित हुई है। लोकसभा के कामकाज विकसित लैप्स हो जाएंगे। अगर लोकसभा का विधेयक राज्यसभा से पास हो गया और राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी है, तो वो लैप्स नहीं होगा। राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, राज्यसभा से पारित हो गया, तो अगली लोकसभा में राष्ट्रपति उसको सदन के पास रखेगा, फिर लोकसभा अगर काम करेगी तो ठीक है। ठीक है। दूसरा वाला इसलिए सही है, इसको लिख लो, कहीं का किताब में लिख लो, 4-5 बार लिख लो। नहीं तो ये समझो ना कि लोकसभा विकसित हो रही, तो जो व्यक्ति नष्ट होगा उसके काम भी नष्ट हो जाएंगे जो वो करेगी। बस राष्ट्रपति को छोड़ के और गवर्नर को छोड़। इसको लिख लो, चिट्ठ बना के चिपका लो, अगर नहीं याद रहता तो। मैं आज चिपकाऊंगी। देखो पहला ऑप्शन देख लो इसी को, हाँ। जो 17 अवसान वाला बताया कि 17 अवसान में नहीं होता। 17 अवसान मतलब एक सत्र के टाइम पीरियड का खत्म हो जाना। 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है सबसे बड़ा, क्योंकि बजट से ही पूरी साल का काम होना है, तो वो चीज तो बड़ी होगी। और जैसे जैसे पहला दूसरा तीसरा वैसे ही छोटे होते जाते हैं। सबसे छोटा है दिसंबर वाला, मानसून बीच वाला है जुलाई वाला। अच्छा, शीतकालीन है सबसे छोटा। हाँ, शीतकालीन सबसे छोटा है। ये 4 महीने का है, दूसरा वाला 3 महीने का है, तीसरा वाला 2 महीने का है। देख लेना, बस ऐसा आइडिया है। देखो राज्यसभा के काम लैप्स नहीं होंगे, लोकसभा में लेकिन पारित तो राज्यसभा में लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा ने अनुमति नहीं दी है, तो खत्म। मतलब लोकसभा के ऐसे कोई भी काम जो राज्यसभा की अनुमति नहीं मिली, वो लैप्स हो जाएंगे। वो चाहे लोकसभा में लंबित हो चाहे राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा के काम निरस्त नहीं होंगे, क्योंकि राज्यसभा तो है ना। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल थोड़ी ना करता है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया, मुख्यमंत्री करता है। ये जो 26वां क्वेश्चन है सेम टू सेम आया था ना, पहला ऑप्शन। हाँ सर, यही सेम टू था सेम सर, था। सेम यही। और ये काफी ज्यादा क्वेश्चन गलत किया होगा 40 से 50% स्टूडेंट ने। उनमें एक मैं भी शामिल हूँ। तुम तो पहले मेरा तो नंबर में सही था शामिल सर। होती। सर ये क्या मेरा तो सही था। ये सिर्फ 4-5 बार पॉलिटी वाला क्वेश्चन। हम 4-5 बार ये क्वेश्चन कर चुके, टेस्ट सीरीज में कर चुके और मेक आईएएस वाले में कर चुके। 3-4 बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं लैप्स वाला। सर आप पहले यूपीएससी वाला पीवाईक्यू डिस्कस करते तो शायद हमारे 10 क्वेश्चन और सही हो जाते, है ना अब राधे? बात ये ना, मुझे जाना नहीं, वो चीज मैं करता नहीं। मैंने कि अब करवा दूं, ये रह गए, टाइम नहीं बचा था, बात ये टाइम नहीं था तब। कोई बात नहीं सर, अब अब कर हमारे रहे पास हैं। प्रॉपर टाइम है। आपको सब पता चल गया, हमने मेंस के आंसर लिख लिए 20। एक हाँ दिन में बढ़िया काम। एक दिन अब में आज 8 हम लिख जीएस पेपर 2 करेंगे। और एक दिन में 8 7 से लिख। 10 क्वेश्चन लिख रहे हैं सर हम आराम से एक दिन में। लिखो, दम से लिखो, दम से लिखो। मैंने भैया 3 घंटे में। अभी 3 ये घंटे बढ़िया में काम। वो।
सीएम के द्वारा। ठीक है। क्या 28 क्वेश्चन देखो। गायत्री तुम कौन सी पाई? 29 ग्राम न्यायालय 28 में क्या? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में ये बोला गया है कि जो ग्राम न्यायालय वो सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों को देख सकता है। ग्राम न्यायालय का मतलब है न्यायालय की पहुंच गांव तक सुनिश्चित करना, न्यायालय को गांव में ही ले जाना। हाँ, पहले डिस्ट्रिक्ट तक था 1987 वाला, वो नालसा सालसा डालसा, फिर ये ग्राम न्यायालय आ गया है ना सर। उसमें भी तो नालसा में भी तो जो वो 1987 से जो बना हुआ है एक्ट के तहत लोक अदालत, तो उसमें तो यही है ना सर, उसमें भी तो क्रिमिनल और ये सिविल मामले दोनों सब सुने सुन जाते सकते, हैं। सब मामले सुने हैं? जा सकते हैं, लेकिन उनकी लिमिट है। हाँ ग्राम न्यायालय की लिमिट है कि पर्टिकुलर रुपए बताए गए हैं कितना केस का सुनना है। ज्यादातर कोशिश करते हैं कि सुलह मध्यस्थता के माध्यम से चीजें सॉल्व हो जाएं। देखो 29वां जो क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन ये ट्रिकी है और इस पर कई बार डिस्कस हो चुका है। हाँ सर। अवशिष्ट समय के लिए नहीं है, इसमें वही दिया है क्या? सर यही सही है, जो अब नहीं बनाएंगे तो वो तो जितना छह समय बचा है उतना। नहीं, अगर ये है ना 6 महीने से कम का पीरियड बचा है तो दोबारा नहीं होगी, नई नई मानी जाएगी। लेकिन 6 महीने से ज्यादा पीरियड बचा है तो उसी समय को टेन्योर को पूरा करेगी। अगर जैसे 5 साल में 6 महीने बचे हैं तो जो नई पंचायत गठित होगी वो प्रॉपर 5 साल के लिए होगी। अगर 6 महीने से ज्यादा है, मतलब 2-2.5 साल बचे हैं, तो नई पंचायत जो गठित होगी वो 2-2.5 साल के समय को कोई पूरा करेगी। दूसरा सही है, ठीक है। लेकिन जैसे 6 महीना बचा है तो डेफिनेटली वो नई पूरी तरह से नई बनेगी। 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड है तो उसी टेन्योर को पूरा करेगी। 243 कार्यकाल अवधि। अटल पेंशन 1840।
देखो इसी इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आया था ना इस साल 24 में, अटल पेंशन योजना। कि उसकी पत्नी को मिल सकता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं था, लेकिन टाइप यही था उसका। हाँ, यह एक उसमें न्यूनतम एज दे दी थी, से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को उसमें दिया गया था कि उसके पुत्र को भी मिल सकता है, पत्नी को भी मिल सकता है, परिवार के सदस्य को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था, उस केवल पत्नी को ही मिल सकता है। हम्म। 1840 है अटल पेंशन योजना। पेंशन पत्नी, उसके बाद नामित व्यक्ति। बस एक और 3। अब ये है 30वां क्वेश्चन है, सरकार घाटे का बजट बना रही है, घाटे को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? आप सीधा सा है, आप खर्चे को कम करें। हम्म अब नई योजनाएं आप और लागू करेंगे तो वित्त पोषण लगेगा ना, रुपया लगेगा, इसका मतलब आप खर्च बढ़ा रहे हैं, तो ये दूसरा तो हट जाएगा, बाकी सब ठीक है। कि राजस्व को घटाना, सब्सिडी सर को और सब्सिडी भी तो घटाएगा ना, तभी तो सब उसको पैसा सब नहीं देना पड़ेगा। जिनको जरूरत है उन्हीं को दिया जाएगा। हाँ, और मतलब आयात रैशनलाइज करेगा सब्सिडी। और ये आयात नई शुल्कों को कम क्यों करेंगे आप? शुल्क कम नहीं हो जाएगा आपका? आयात शुल्क को मतलब आयात चीजें हो रही हैं उसको कम क्यों बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे आप तो टैक्सेशन। ठीक है सर। हम्म क्योंकि आपको रुपए चाहिए तो टैक्सेशन बढ़ाएगी सरकार, घटाएगी नहीं। हाँ, राजस्व कम कर देंगे सब। उदय उदय उदय। ये वही है उड़े देश का हर नागरिक। नहीं, उदय वाह, ये तो इससे उज्ज्वला लाइट वाइट से होगा जहां ये तक मुझे लग रहा लाइट वाला है। है। हाँ, वो तो उड़ान स्कीम है। हाँ, 2016 उड़ान। वाली उड़ान। हम्म हम्म। उदय योजना 2015 में आई थी, लिख लिया कर उसी का। हाँ सर, लिख लिया। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, नवंबर 2015। नवंबर। कंपनियां जो विद्युत कंपनियां हैं वो घाटे में ही चलती हैं हमेशा, हाँ। क्योंकि बिल कोई जमा कर नहीं रहा है अच्छा। और सरकार रुपए दे नहीं रही है।
और इकोनॉमी का सीधा सा या तो आपका पूंजी खाता, चालू खाता, राजकोषीय घाटा, ये सब चीजें पूछेगा। पूंजी और इन बजट में। टर्मिनोलॉजी को हमेशा याद रखिए। प्रभावी राजस्व घाटा होगा, पूरी तरह से इंडियन खोज है ये। हम्म, पूंजी बजट में सारी चीजें शामिल होंगी, है ना? पूंजी बजट में से पूंजी से संबंधित चीजें ही शामिल की जाती हैं, जिससे आपकी पूंजी बढ़े या घटे। लेन देन, रुपए का लेन देन। पूंजी अच्छा। बजट में वही चीजें होंगी जो आपकी देनदारियां बढ़ाएंगी या घटाएंगी। फिर आता है एक राष्ट्रीय मुहिम, राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है। मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए। एक और इसी के तहत एक योजना और आई थी अभी 1-2 साल पहले, नमस्ते योजना। हाँ सर। हाँ सर, और इसको इन्हीं की हटाने रिलाई। के लिए उन्होंने बैंडिकोट करके था ना शायद, बैंडिकूट एक हाँ रोबोट बनाया था। साउथ साउथ की कोई केरल यूनिवर्सिटी ने थी, बना केरल था। में। केरल। रोबोट बनाया था ना। हम्म। हम्म। पीएम फसल बीमा योजना, ये भी 2015 के आसपास चली है क्या? 2016। तेरह जनवरी। ये दूस ये भी क्वेश्चन यूज किया था क्या कहीं? ये 2% नहीं है। एक में 1.5 है, एक में 2 है, एक में 5% है। 1.5% दे रहे हैं रबी की फसलों को, 2% दे रहे हैं खरीफ की, 5% व्यापारिक फसलों को। बागवानी और नकदी फसलों को 5%। हाँ। नुकसान को वो करती है सीधे। रबी स्टैंड के अप लिए तो दो ये तो परसेंट है। नहीं, सही कल तो है, अपन आंसर लिख रहे थे ना, ये महिला सशक्तिकरण वाला, तो मुझे हम्म। ये वाली स्कीम याद नहीं आ रही थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। मैं बार बार भूल रही थी, वुमेन्स के लिए ही तो है, मुद्रा योजना महिलाओं है। के। हम्म। ये वाली याद नहीं हम्म। आ रही थी सर, और तो लिखा था, ये वाली याद ही नहीं आ रही थी उस समय। स्टार्टअप के बाद स्टैंड अप आई है कि स्टैंड अप पहले आई है? जनवरी स्टार्टअप 16 2016। 16 जनवरी 2016।
2016 सर शायद वो जुलाई में आई थी और ये इसमें आई है जनवरी में, स्टार्टअप यही है, स्टैंड अप पहले है ना? क्योंकि वो जुलाई में आई है, 16 जुलाई उलाई के अप्रॉक्स है स्टार्टअप। स्टार्ट। हाँ, एक सेकेंड। ये आई थी सर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 बता रखा है, और स्टार्टअप स्टार्टेड इन इंडिया 16 जनवरी 2016, पीआईबी की ये स्टार्टअप न्यूज के है। बाद स्टैंड अप। हाँ, यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन ने कंफ्यूज कर दिया, पहले ही लिख रखा है इसने, स्टार्टअप लिख तो रखा है, स्टैंड अप आई 5 अप्रैल 2016 को। ये क्या है? गहन न्यूट्रिशनल वाला, गहन कदनन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल। मोटा अनाज है। मोटा अनाज, हाँ सर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चेक करो, 2011 है कि 14 है? सर 2007 है। 2007। ये पूछी गई है कई बार। डेट भी दे रखी है इसकी गायत्री? नहीं, सिर्फ पता 2007 नहीं लिख आपके रखा है। नहीं बहुत है। प्री पैकेज्ड वस्तु सुरक्षा और मार्केटिंग में 2011 की। जब भी कोई सामान खरीदते हो पैकेज वाला, उसमें पीछे लिखा रहता है ना सब चीजें। FSSAI। ये कब का क्वेश्चन है? 2016 का।
लेकिन अब थोड़ा चेंज कर दिया है, उसमें ये भी आपको ये सब चीजें शामिल करनी पड़ेंगी। हम्म, क्योंकि नॉर्मल है ना कि आप जो चीज जो घटक हैं आप पैकेज लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना, प्रोटीन इतना है, ये इतना है, फैट इतना है, कैलोरी इतनी है, लिखा रहता है ना पीछे। हम्म, तो पहला ऑप्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें दिया ही नहीं। ये और तीसरा जैसे वाला ऑप्शन नहीं हमें दिखाई दिया कभी भी। एलर्जी वाला, ये कभी भी किसी पैकेज में नहीं दिखाई दिया होगा। शाकाहारी मांसाहारी वित्त पोषण विषय पूछा। हम्म, एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। शाकाहारी मांसाहारी पोषण विषय सूचना निर्माण तिथि। निर्माण तिथि। एफएसडीसी, ये आ गई एफएसडीसी 2010 वाली। वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। हम्म, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC। ये पूछा गया है पीसीएस में भी। सर इसको 2008 वाला वो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था ना अमेरिका में, उसके बाद ही बनाया है। वैश्विक मंदी के बाद ही किया गया था कि मतलब हम्म। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे उसके लिए। हम्म। और 2008 की महामंदी से भारत को ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। ये मनमोहन जी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। बेस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। टैक्सेशन बचाने के लिए ऐसा काम करती हैं कंपनियां कि टैक्स हेवन देशों में हेडक्वार्टर बना लेंगी, पेपर में दिखाने के लिए। सर केमन आइलैंड है वो ज्यादा बदनाम हो रखा है। मॉरिशस हुआ। हम्म। और अब इनके लिए सरकार एक लाई थी ना, मैट नाम का न्यूनतम करारोपण, ऐसी कुछ था उसका कि आप इससे भी। मिनिमम, हाँ अब ये एमएटी नया करके रूल आया है 15 या ना। 18% है शायद ये सर। अब नया रूल आया है कि भैया जहाँ कमाओगे वहां टैक्स देना पड़ेगा, कहीं भी हेडक्वार्टर हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे देश से कमा रहे हो तो टैक्स हमें दोगे। हाँ, सर इसका भी एक फिक्स है ना 15 या 18%। वो अच्छा वैश्विक क्या। स्तर वाला है, पूरे विश्व में एक साथ हो गया ना। आप कई हम्म। देशों ने मिलकर बनाया है कि इतना तो देना पड़ेगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी अमेजन गूगल इनके लिए है, जो ऑनलाइन काम करती अल्टरनेट है। सर ये 1988 में स्टार्ट हुआ है पहली बार कंपनीज के लिए ही। 1988 में स्टार्ट हुआ। आधार क्षरण वाला। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम जो भी है। अच्छा, मैट है ना, हाँ हाँ मिनिमम। मैट एमएटी। कि आपको इतना तो देना पड़ेगा, आप बच ही नहीं सकते। और ये दूसरा है, मतलब इसमें क्या है, कुछ कंपनियां दिखाती हैं हमने तो कुछ कमाया ही नहीं, हम टैक्स कैसे दें। उन उन कंपनियों के लिए है। हाँ और सर इसी में एक ये भी आ जाता है ना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस वाला टैक्स, एक कि अगर एक जगह दे दिया तो वहां दिखा देगा कि हमने इस कंट्री में दिया है, तो हाँ हाँ। उससे बचने के लिए। हम्म।
ये आ गई मुद्रा 2015 माइक्रो यूनिट्स। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस स्टैंडर्ड 8 अप्रैल 2015। मुद्रा मोस्टली इसी साल की पूछी गई है, 2015 की। इकोनॉमिक्स जनरली वही पूछता है, मतलब इसमें जो न्यूज में चलता रहता है ना, तो अर्थशास्त्र से यही क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी। 50,000 से 5 लाख। 3 प्रकार का ऋणों की व्यवस्था है, शिशु, किशोर और तरुण। ये एग्जैक्ट देख लेना, ये क्वेश्चन बना है। सर सिड भी रेगुलेट करती है ना इसको। शिशु में तो हाँ 50,000 आ जाता है। और सिडबी का काम क्या है? सिडबी स्मॉल का एंटर डेवलपमेंट, हाँ। कंपनियां हैं, उनको वित्त पोषण करना सिडबी का काम है। तो मुद्रा क्या हाँ। है? छोटे छोटे व्यवसायों के लिए रुपया देती है, तो सिडबी ही कंट्रोल करेगी ना इसको। छोटे एमएसएमई हम्म। सेक्टर को सिडबी ही कंट्रोल करती है। ज्यादातर हाँ जितने सर। भी एमएसएमई हैं, ज्यादातर सिडबी ही वित्त पोषण करती है। और सिडबी की स्थापना कब होती है? हेडक्वार्टर लखनऊ में है, 1990 में। हम्म। चेक कर ले एक बार, कोई सर दिक्कत ना। यही है, 1990 में, कल ही पढ़ा था मैंने। और ये शिशु, तरुण और किशोर 50 और नहीं, 50 से शिशु 5 लाख, हाँ। देखो, पहले शिशु आता है, फिर किशोर आता है, 15 से 16 फिर साल का तरुण। लड़का किशोर। तरुण आता है हम्म। 16 से 20 हम्म। 21। फिर युवा हो जाता है 15 से 29 का युवा। कौन है? तो इनका उसके हिसाब से डिवाइडेंस 50,000, 50 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख। हाँ, भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक। कहाँ से है? हम्म। हाँ, बकवास है। अपना स्टैंडर्ड गिराओ तो अच्छी चीज है। ठीक है, चोरी करो तो करोड़ों की करो, 10-5 हजार की नहीं। विजय माल्या की तरह। भुगतान बैंक क्रेडिट। पेमेंट्स बैंक। पेमेंट बैंक देखा है कि कभी मांग जमा स्वीकार नहीं करती। मतलब पेमेंट बैंक का सीधा है, आपका लेन देन करेगी, भुगतान आपका जमा क्रेडिट नहीं कार्ड स्वीकार भी नहीं करेगी। देता ये। क्रेडिट ये कार्ड भी नहीं देता है। पढ़ो ज्यादा पढ़ो। तो क्रेडिट हैं? कार्ड हम्म। में। सब टेबल लाते हैं तुम्हारे लिए क्या? एजुकेशन में रुपए खर्च करने से कभी नहीं पीछे हटना चाहिए। 1,000 का पैंट लेती हो, 500 का ले लो। 3,000 का जूता लेती हो, 1,000 का ले लो। लेकिन एजुकेशन में कभी कम मत करना। मैं लेता ही नहीं, मैं स्लीपर पहनता हूँ 150 की। 250 का स्नीकर पहनता हूँ, बस वो सस्ते पड़ते हैं। न्यूनतम भारतीय व्यक्ति के पास बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान। पेमेंट बैंक हो गया ना। हम्म। तुम तो बहुत यही तेज हूँ, यही हूँ। आदमी। मैं अभी इसी को कहाँ पढ़ है? रही थी, पेमेंट बैंक वाला। बहुत तेज पेमेंट आदमी। या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता, डेबिट कार्ड जारी करता बहुत तेज आदमी है। है। और हम्म। समाधान दूसरा हर होगा, दूसरा जरूरत। होंगे ना। यह कोई बैंकिंग दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है उस नाम से। खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है। चाहे उन्होंने अपने
भी खोला था। पता नहीं 3-3 GB यूज कर देते। व्यावसायिक बैंकों के करण के माध्यम से आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है। इसमें सिर्फ ये वाला ही सही है, कोर बैंकिंग समाधान बैंकों के लिए तैयार गया प्लेटफॉर्म है जो बैंकों को लेन देन आसान करता है। पहला ही सही है इसका तो सिर्फ। किफायती पारदर्शी माध्यम उपलब्ध कराना, ये न्यूज में होगा ना तब। हाँ वैसे ये वो भी है, कॉन्सेप्ट भी है, कोर बैंकिंग समाधान क्या है, मतलब कोर सॉल्यूशन। अभी जैसे एनपीए वगैरह नहीं है, हो जा रहा था ज्यादा, या फिर किसी को लोन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो ये शायद प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। ये मुझे लगता है ना कि न्यूज में तो होगा ही, तभी अब पूछा। 46 में आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर का उद्देश्य क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, MCLR, ये क्या है? ये क्या बोलते हैं, ब्याज दरें निर्धारित कर रहा, दिशा निर्देश दे रहा है। पारदर्शिता, मतलब बैंक में कौन किसको लोन दे रहा है, पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग, ये दिशा निर्देश बैंक को सहायता की उपलब्धता ये ऐसी वही क्या? वाले हैं क्या जो अपन ने, नहीं नहीं, मिबोर और लिबोर तो अलग है जो हमने पढ़ा था। इस पे चर्चा चल रही है। सर 46 नंबर है ये, MCLR, MCLR, मार्जिनल। जो करेक्ट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। बैंक की उपलब्धि ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। है। 2016 से लागू किया है। कुल मिला के ये मुझे लग रहा है मतलब ये लोन देते हैं ना, उसकी ब्याज दरें वगैरह यही निर्धारित करता है, और ताकि किसी के साथ कुछ वो ना करे, है ना क्या हाँ, आराध्य? ये 2016 में यही पढ़ा है मैंने। हम्म, किया जाता है। आयात आवरण, इम्पोर्ट कवर क्या है? आयात है तो मुझे लग रहा है सिर्फ आयात होना चाहिए, सी में तो निर्यात आयात दोनों को डाल दिया है। ठीक है। आयात, डी में हाँ, आयात किसी देश की कोष में कोई है, डी आयात के वाला कुल मूल्य, डी नहीं वाला आएगा, डी वाला। आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। So that could be paid for by a country national reserve, किसी देश की आयात में हो सकता है। आता है किसी देश का सोच, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अरे ये तो वर्ल्ड बैंक की गाड़ी है। हाँ, इसको तो हटा दिया ना, ये सब डूइंग बिजनेस 2020 में 22 में बंद करा है। कब बंद करा है? हाँ, हटा दिया इसे वर्ल्ड। 2022-22 में शायद इसको बंद किया है, जहाँ तक मुझे लगता है। 49 में है। सरकार संप्रभु स्वर्ण योजना का उद्देश्य क्या है? पहले तो ये बताइए, चेन्नई का पता कैसा तो नहीं है इनका विलय कर दिया गया हो, तो ये सुनी नहीं। क्या क्या क्या? हेलो, स्वर्ण
योजना अभी हाँ, तीसरी में इनका मर्ज तो नहीं कर दिया गया? किसमें मर्ज किया है? कोई सौर योजना में? अब ये तो मुझे नहीं लग रहा, अगर ऐसा रहता तो ये अपडेट करते ना। वो तो अलग है। हाँ क्योंकि ये तो अपडेटेड ही पीडीएफ है ना। हाँ, इस करोड़ के सोने को जुटाना और एक योजना को उपयोग करना दीर्घकाल में भारत की स्वर्ण आयात में कम, मतलब इस सोने से इसमें भारत को प्रस्तुत के बाद में ये बड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना और इस स्वर्ण आयात को मात्रा में ये दोनों ही। तो शान ये एफडीआई को तो क्या है प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट है वायरस यानी इंग्लिश में हाँ, ये वाला ही कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, वायरस कैन बी इन्फेक्ट। विषाणु सबको कर सकता है, संपर्क मिलना चाहिए बस उसको, वायरस को तो बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट सबको कर सकता है ये, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये एक संक्रामक एजेंट है। इसको कोई भी दूसरा व्यक्ति मिलेगा जिसके उसको पास संक्रमित कर देगा। उसको संक्रमित करेगा, नहीं तो निष्क्रिय पड़ा रहेगा, क्योंकि इसके पास सजीव और निर्जीव दोनों के गुण हैं। और ये आकशेरुकी जीव है, आकशेरुकी जीव है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है, आनुवांशिक गुण भी पाए जाते हैं इसमें। अपनी प्रतिकृति बना सकता है ये। जी सर। और हाँ सर। जीवाणु और कवक डिकम्पोजर में आते हैं। ये कशेरुकी जीव है, डिकम्पोजर में आता है। ये कशेरुकी जीव है, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। अकशेरुकी या गैर कोशिकीय जीव है विषाणु। कल पढ़ा था ना, कल ही तो सर्च करा था ना सर, हमने कल ही पढ़ा था इसको। इसलिए मैंने कहा था कि इनकी प्रॉपर्टी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि विषाणु एक संक्रामक एजेंट है जिसमें निर्जीव सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, और अकशेरुकी है। हाँ सर। कोई भी जीवन मिलेगा संक्रमित करेगा। विषाणु में निर्जीव और सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। गुण होते दोनों, हैं। मतलब ये ऐसे ही पड़ा है मैदान में खुला तो ये निर्जीव रहेगा, और ये किसी भी सजीव में गया तो ये सजीव हो जाता है। और एक अकशेरुकीय होता है सर। हाँ, अकशेरुकी मतलब गैर कोशिकीय होता है। और ये जीवाणु और कवक ये एक कोशिकीय या सरल कोशिकीय जीव होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है सर। ये बैक्टीरियोफेज के बारे में कई बार पूछा गया है। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फेज माने होता है खाना, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। ठीक है। 50 तो हो गए सर। हो गए सर। और इसको देख लो, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज और कवक को संक्रमित करने वाले वायरस को माइकोवायरस, जबकि पादप को संक्रमित करने वाले को पादप विषाणु, प्लांट वायरस। हो गया, बाकी कल करेंगे। हाँ सर। ठीक है, राधे ठीक है सर, राधे राधे। हो गया भैया तुम्हारा, वो तो चला ही गया। भैया चले गए। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, राधे राधे।